विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इस वन शॉट सीरीज में। तो आप पीछे देख रहे होंगे चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। आज हम लोग वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने बोर्ड्स की तैयारी नहीं चालू की है, सीयूईटी की तैयारी नहीं चालू की है और आपका प्रिपरेशन जीरो पे है, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपने अगले 2 मिनट मेरे अच्छे से सुने और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, तो आपके लिए ये पूरा दिन या ये कहें ये पहला वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी है, आपको हाई स्कोर करना है बोर्ड्स में, और साथ ही जब बोर्ड्स खत्म होंगे तो आपको सीयूईटी में भी अच्छे स्कोर करके अपने जो फेवरेट या फिर यूं कहें जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, इन सारे यूनिवर्सिटीज में जाना है। तो आप लोगों को समझना होगा कि ये परफेक्ट समय है जहां से अब आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। अब इस आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बेस्ट लेक्चर, जहां पे आपको पीपीटी बहुत बढ़िया हो, टू द पॉइंट पीपीटी हो। उसके साथ आपको क्लास नोट्स चाहिए, क्योंकि अगर मैं अब पढ़ने जाऊं, नोट्स बनाने जाऊं तो बहुत लेंदी समय अब लगने वाला है। उसके साथ आपको पीवाईक्यूज चाहिए कि सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मुझे मिले, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मुझे मिले कि इस चैप्टर के इस टॉपिक से यहां से पीवाईक्यू आया था बोर्ड्स में। उसी के साथ साथ माइंड मैप भी मिले। तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड करने जा रहा हूं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप लोगों को इस पूरे सीरीज में मेरे साथ बने रहना है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप सीयूईटी को टारगेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चाहे आप ड्रॉपर हो। आपके लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। बस आपको मेरे साथ चलना होगा। तो कहते हैं कि कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हम लोग इसी कदम मिलाकर के चलेंगे और बोर्ड्स को भी अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आंसर राइटिंग का क्या प्रोसेस होता है, नोट्स कैसे बनाते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सीयूईटी वर्सेस बोर्ड की दिक्कत है, जो भी आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप डाउन कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। खैर, अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग को देखो दो तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। एक, मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स पे जाएंगे। दूसरा, मैं आपको खुद नोट्स जो है पढ़ करके बता दूं। लेकिन पहले मैं आपको पूरी एक कहानी सुनाऊंगा, पूरी एक कहानी बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बोर्ड्स की तरफ चलेंगे। ये नोट्स मैं आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर ड्रॉप डाउन कर देंगे तो मैं ये नोट्स आपको फ्री में टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, जहां पे आपके पीवाईक्यूज जैसे आते हैं उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग कहता है कि इंडिया जब 1947 में आजाद हुआ तो उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। 1947 का जो न्यू इंडिया था, जब जवाहरलाल नेहरू अपने स्पीच में कहते हैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में कहते हैं कि एट द मिडनाइट ऑफ आवर्स व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप्स, जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब इंडिया के यहाँ एक नया सवेरा हो रहा होगा। लेकिन जो ये नया सवेरा हो रहा था, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस थे। क्या क्या चैलेंजेस थे? कि चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो चैलेंज था वो था यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। ये यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया क्यों एक चैलेंज बन गया था? यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया इसलिए एक चैलेंज बना था क्योंकि उस वक्त इंडिया डिवाइड हो गया था एज इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया लॉस्ट इट्स 1/3 ऑफ इट्स लैंड इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान एंड करंटली बांग्लादेश, जो 1971-72 में बांग्लादेश बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात थी कि जो 565 रियासतों में हमें बांट करके अंग्रेज चले गए हैं, उस तरह से हमको यूनिफाई होना होगा, एक इंडिया अखंड भारत बनाना होगा। द सेकेंड प्रॉब्लम वॉज ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि हमारे यहां पे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है। लोग कहते थे क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो इंडिया में डेमोक्रेसी सस्टेन करेगा ही नहीं, एनार्की आ जाएगी।
हमें इससे भी डील करना था। और इसके साथ साथ हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना था कि किस तरह से हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो अच्छी तरीके से रह लें। तो ये क्या था, ये हमारे 3 चैलेंजेस थे। इन 3 चैलेंजेस में जो फर्स्ट चैप्टर है वो डील करता है यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के चैलेंज को, कि कैसे यूनिफाई इंडिया को किया गया। जब इंडिया आजाद हुआ तो उसके साथ ये 3 चैलेंजेस तो थे, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज बनकर के आता है वो आता है पार्टीशन। पार्टीशन इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर के आता है। क्यों पार्टीशन इंडिया के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन बन के आता है? क्योंकि इंडिया को अब 2 अलग अलग देशों में डिवाइड किया जा रहा था। 2 नेशन जो थ्योरी थी जिन्ना के द्वारा, वो कह रही थी जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज रहेंगे वो पाकिस्तान के पार्ट बनेंगे, जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, वो आपके इंडिया के पार्ट रहेंगे। अगर हम लोग देखें तो आपके नोट्स पे चलते हैं और आपका नोट्स देखिए, चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन स्टेट। ठीक है, अब 3 चैलेंजेस क्या क्या थे? फर्स्ट चैलेंज था कि टू शेप नेशन दैट वाज यूनाइटेड, हमें एक यूनाइटेड नेशन को बनाना था, एक भारत को बनाना था। दूसरा चैलेंज था कि हमें एक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना था, क्योंकि लोग कह रहे थे इंडिया में डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है। और तीसरा हमारा चैलेंज था कि कैसे हम डेवलपमेंट और लोगों के वेलबींग के लिए काम कर सकें। लेकिन इन सारी चीजों में जो सबसे बड़ा चैलेंज था जो फर्स्ट चैप्टर में डील करेंगे वो क्या था? वो पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन था, कि किस तरह से इंडिया अलग होता है पाकिस्तान से और ये प्रोसेस कितना खतरनाक रहता है इंडिया के लिए। कहता है कि अगर प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की हम लोग बात करें तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियां हमारे पास थी। क्या दिक्कत परेशानियां थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। कहता है कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी जो है वो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं था। कि अगर हम लोग मान लें कि ये एक एरिया है, ठीक है, अगर हम लोग मान लें कि ये एक एरिया है, तो ऐसा नहीं था कि यहां पे क्या है, यहां पे जो है हिंदूज रह रहे हैं, यहां पे मुस्लिम्स रह रहे हैं, यहां पे फिर हिंदूज रह रहे हैं, यहां पे मुस्लिम्स रह रहे हैं, तो हम इन लोगों को बांट देते हैं कि ठीक है भैया, ये जो हिंदूज वाला एरिया है वो इंडिया कहलाएगा और जो पाकिस्तान जो है ये कहलाएगा। ऐसा नहीं था। यहां पे जो लोग रह रहे थे, जैसे मान लो इंडिया है अगर, तो यहां पे जो हिंदूज अगर मेजॉरिटी में है तो कुछ मुस्लिम्स भी रह रहे थे। इसीलिए क्या कहता है, इसीलिए कहता है कि जो प्रोसेस था पार्टीशन का वो इतना ज्यादा इजी हमारे लिए नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। उसके बाद कहता है सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। कहता है उसके बाद कि जो सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे वो पाकिस्तान में नहीं जुड़ना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल नेफा जो था इंडिया में नहीं जुड़ना चाह रहा था। खान अब्दुल गफर खान जो थे वहां के, जिसको हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, वहां के लीडर जो थे वो चाहते थे कि क्यों हम पाकिस्तान पे, क्यों रिलीजन के बेसिस पे हम डिवीजन अपना करें। लेट अस स्टे विथ इंडिया, लेट अस बी अ यूनाइटेड नेशन। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तीसरा जो प्रॉब्लम था वो था मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल। पंजाब और बंगाल, जहां पे 2 मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया रहते थे। अगर हम आपको इंडिया के मैप की तरफ ले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के मैप में, जैसे मैं आपको इंडिया के मैप की तरफ ले जाऊं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि 2 एरियाज हैं। ठीक है, लेट मी टेक इट टू द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वाला जो एरिया आएगा, ठीक है, रफ मैप है आपके लिए। अब जो पंजाब वाला एरिया था, ठीक है, और यहां पे जो बंगाल वाला एरिया था, यहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी तो थी, लेकिन यहां पे पैचेस में हिंदू मेजॉरिटीज भी रह रही थी। ये भी दिक्कत थी। सबसे पहला चीज कि इंडिया में कोई भी एक जो है मुस्लिम मेजॉरिटी और पाकिस्तान मेजॉरिटी का बेल्ट नहीं था। दूसरा था कि सारे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले पाकिस्तान में और सारे हिंदू मेजॉरिटी वाले इंडिया में नहीं जुड़ना चाह रहे थे। तीसरा, जो पंजाब और
बंगाल का एरिया था, प्रोविंसेस थे जो सबसे बड़े मुस्लिम मेजोरिटी वाले प्रोविंसेस थे, वहां पर भी क्या था, वहां पर भी बहुत सारे हिंदू मेजोरिटी के बेल्ट थे। तो ये भी क्या था, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात थी। और फोर्थ प्रॉब्लम था, क्या था, द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। इंडिया ने कहा कि हम जो है एक सेक्युलर स्टेट रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया 1946 में कि भैया हम एक सेक्युलर स्टेट रहेंगे, वेयर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने कहा कि वी विल बी अ इस्लामिक स्टेट वेयर इस्लाम विल बी द फर्स्ट रिलीजन। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, व्हाट अबाउट द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का क्या होगा, क्या उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, क्या उनको प्रताड़ित किया जाएगा? दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर रेज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही थी, और यहीं से मामला शुरू होता है। और इंडिया और पाकिस्तान को दो अलग अलग हिस्सों में क्या किया जाता है, दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। और जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, फिर क्या होता है, फिर होता है कि आने वाले समय में हमारे यहां पे जो है किस तरह से ये जो डिवाइडेड इंडिया है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया, और पाकिस्तान की मैं जब बात कर रहा हूं तो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान था, तो इस तरह से बताता है कि किस तरह से जो है हम लोग इसको देखेंगे। अगर मैं आपको मैप के हिसाब से समझाऊं तो देखिए, इंडिया को डिवाइड क्या किया गया, ये जो है प्रोविंस को पाकिस्तान कर दिया गया, और इस वाले को क्या किया गया, ईस्ट पाकिस्तान कर दिया गया, और बीच में क्या है, बीच में इंडिया है। इस तरह से डिवीजन हुआ इंडिया का। लेकिन क्वेश्चन था कि क्या यह डिवीजन बहुत आसानी से हुआ? ऑन रिकॉर्ड बात करें तो 80 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ। लेकिन माइग्रेशन क्या कहता है, माइग्रेशन कहता है वेयर द पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। जहां पे रोटी कपड़ा और मकान के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन यहां पे डिग्निफाइड लाइफ रोटी कपड़ा मकान के लिए ट्रैवलिंग नहीं थी। इट वाज ऑल अबाउट पोलराइजेशन एंड इट वाज ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ हर्ड्स, डिमार्केशन ऑफ द टू कंट्रीज। दो अलग अलग देशों को बांटने की बात थी। और यहीं पे क्या होता है, पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का क्रिएशन होता है, जो कि बाद में क्या हो जाता है, जो कि बाद में बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये जो बॉर्डर पार करने का प्रॉब्लम था ना, इसमें ऑन रिकॉर्ड तो 80 लोग पार हुए, 80 लाख लोग लगभग पार हुए, लेकिन न जाने कितने लोगों ने अपने पूर्वजों को खोया, न जाने कितनी औरतों ने अपने पति, अपने भाई, अपने बेटे, इन लोगों को खोया। बिकॉज दिस माइग्रेशन वॉज अ ब्लडी माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व के इतिहास में दिस वॉज द डेडलीस्ट माइग्रेशन दैट द वर्ल्ड कुड एवर वॉच, जहां पे लाखों लोगों को मार दिया जाता है। विमेन्स वेयर रेप्ड एट द टाइम व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। सिचुएशंस ये थी कि द मेल ऑफ अ फैमिली वर किलिंग द विमेन ऑफ देयर फैमिली जस्ट टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ देयर फैमिली, एंड दिस इज व्हाट नोन एज ऑनर किलिंग। जब आप अपने घर की मां, बहन, बेटी को मार देते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट द ऑनर or respect of your family, this is known as honor or family killing, because they were knowing that at the time of crossing, people were raping, people were killing, and this was the situation. ये चीजें यहीं पे नहीं रुकती हैं। माइनॉरिटीज जो थे, जैसे हिंदू, अगर कोई माइनॉरिटी है तो वो मुस्लिम वाले एरिया में जाने में डर रहा था, और कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू के एरिया में जाने में डर रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा टेंशन थी, वहां पे कॉम्युनल वायलेंस हो रहा था। हिंदूज वर किलिंग मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स वर किलिंग हिंदूज, एंड दिस लेड टू अ डिवीजन ऑफ हर्ट, जहां पे दो अलग अलग दिल का बंटवारा हुआ, या फिर यूं कहें जो लोग एक साथ आजादी की लड़ाई में आजादी के लिए लड़े, आज वो लोग डिवाइड हो रहे थे। Everyone fought under a single umbrella that we need independence from the British provinces, but that lead to the division of herds among the Hindus and Muslim, और ये आज भी है।
अगर पाकिस्तानी मुस्लिम से इंडियन मुस्लिम्स की भी अगर कंपैरिजन करें तो दोनों लोग एक दूसरे से जलते हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम्स इंडियन हिंदूज से जलते हैं, इंडियन हिंदूज जो है पाकिस्तानी मुस्लिम से जलते हैं, इंडियन जो मुस्लिम्स हैं वो भी पाकिस्तानी मुस्लिम से जलते हैं, बिकॉज देयर इज अ डिवीजन ऑफ हार्ट। और यही क्या है, यही आपके कॉन्सिक्वेंसेज में आते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन की अगर बात करें, दैट लेड टू द कम्युनल जोन्स, आफ्टर दैट फैमिली एंड ऑनर किलिंग, डिवीजन ऑफ हर्ट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। जो मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट का क्या होगा वो तो कुछ पता ही नहीं था। आफ्टर दैट ये सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद होता है कि भैया अब हमें क्या करना है, प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना है। इंडिया विच वॉज डिवाइडेड इंटू 565 प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें पैरामाउंटेसी थी ब्रिटिश क्रोन की, वो लोग क्रोन के संरक्षण में आते थे। अब तो वो पैरामाउंटेसी लैप्स कर गई। तब हुआ कि उन 565 रियासतों के पास जो है खुल के एक मौका था, या तो वो पाकिस्तान के साथ मिले या तो वो इंडिया के साथ मिले। सोचो अगर इंडिया का यूनिफिकेशन नहीं किया हुआ रहता, वीके मेनन, लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर ये लोग मिल करके इंडिया को यूनिफाई नहीं किए होते, द टास्क वुड हैव बीन डिफरेंट एंड द सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे। आज ये सिचुएशन ही बिल्कुल अलग रहती। बहुत सारे प्रॉब्लम थे यूनिफिकेशन में। सबसे पहले तो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी हटी तो 565 अलग अलग रियासतें थी, सबकी अपनी इच्छाएं थी, सबके अपने जो है ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस थे, और उन सबको एक साथ लाना था। इन सारे प्रॉब्लम्स की जो दिक्कत थी वो 565 रियासतें थी। जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि भैया हम सबके जो है इंटरेस्ट को देखेंगे। बहुत सारे रियासतों ने क्या किया, इंडिया के साथ मर्ज किया, लेकिन सारे रियासतों ने इंडिया के साथ मर्ज नहीं किया। इंडिया ने 3 अप्रोच किया कि भैया जो अपने से आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं अपने से आ रहा है उससे हम लोग कुछ ऑटोनॉमी दे देते हैं, कि कुछ आजादी दे देते हैं, और आखिरकार सबको अलग एक करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ये सारे क्या थे, अप्रोचेस थे। और सबसे पहले बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, और वहां के जो निजाम थे, कहा जाता है दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट, वो क्या थे, वो निजाम थे, राजा थे। उन्होंने इंडिया को कहा कि देखो भाई बात ऐसी है कि हम चाह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, आप जो है इंडिया जो है हमारे साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर ले। उन्होंने सिंपल ऑफर दिया कि हम लोग क्या करते हैं, नवंबर में इंडिया अगस्त में आजाद हुआ, नवंबर 1947 में उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, हम एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि कुछ दिन तक हमें मौका दो, हम जो है अपना क्या करते हैं, अपना सोचते हैं, विचारते हैं, फिर देखा जाएगा। लेकिन इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में जो बात हुई थी कि कम्युनिकेशन इंडिया संभालेगा, डिफेंस इंडिया संभालेगा, फॉरेन अफेयर्स इंडिया संभालेगा, इन तीनों एग्रीमेंट्स का जो है वहां के निजाम ने सारे जो एग्रीमेंट्स थे सब एग्रीमेंट्स तोड़ दिए। वो कम्युनिकेट करने लगा पाकिस्तान से, वो अलग अलग बातें करने लगा, डिफेंस खुद हैंडल करने लगा, तो कहीं ना कहीं ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है वो टूटने लगा। एट द सेम टाइम जो जम्मू एंड कश्मीर था वहां पे हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे और इंडियन आर्मी वहां पे लड़ रही थी, और ये सारी चीजें निजाम देख रहे थे। निजाम जूनागढ़ का भी हालत देख रहे थे कि जूनागढ़ में कैसे इंडिया मर्जर करा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में भी वो डर था। तो उस डर से निकला जाए तो इन्होंने सोचा कि हम पूरे अपने एरिया को ही क्या करते हैं, एरिया को ही पैक कर लेते हैं, ना पाकिस्तान में मिलेंगे ना इंडिया में मिलेंगे, हम आजाद रहेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीके मेनन ने कहा इतने बड़े एरिया अगर इंडिया में नहीं मिलेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आगे हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद वहां के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हैदराबाद के, वो जो है वहां पे अपने वहां के जो हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, जितने भी लोग थे सबको प्रताड़ित करने लगे। दे वर किलिंग, दे वर रेपिंग, एवरीथिंग वाज हैपनिंग। ये सिचुएशन इंडिया देख रहा था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देखो अब जो है पानी नाक के ऊपर जा रहा है, नाउ वी नीड टू टेक एक्शन। और इसी को देखते हुए एक ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन पोलो।
इंडियन आर्मी का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत हैदराबाद को मर्ज कर दिया जाता है। अब जूनागढ़ की अगर बात करें तो जूनागढ़ क्या था? जूनागढ़ यहां पे गुजरात के पास था, ठीक है, गुजरात के पास था। जूनागढ़ का जो राजा था वो सिंपल कह रहा था कि देखो हम जो है पाकिस्तान में क्या करते हैं, मर्ज कर जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे बताया कि बेवकूफ आदमी, आप जो है कैसे पाकिस्तान में मर्ज कर पाओगे? यहां पे क्या छोटा सा जगह जो है हम इंडिया को पाकिस्तान का आजाद करेंगे, पूरी तरह से इंडिया से घिर के रहोगे, क्या करोगे तुम? तो बोला नहीं, हम पाकिस्तान से मिलकर रहेंगे, क्योंकि वो हमको कराची पोर्ट दे रहा है और उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, उसके साथ साथ वो हमको व्यापार का फ्रीडम कह रहा है। बोले लो, हम तुमको मुंबई का पोर्ट दे रहे हैं और तुमको हम भी ट्रेड का फ्रीडम दे रहे हैं। बोलता नहीं, हम पाकिस्तान से ही मिलेंगे। इंडिया कहता है अच्छा। फिर वहां पे विद्रोह होता है लोगों का, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इंडिया से मर्ज कर जाएं, और जैसे ही उनकी नीड होती है इंडिया से मर्ज करने की, वो क्या होते हैं, वो इंडिया से मर्ज करने की बातें करने लगते हैं। लोग जो है विद्रोह करते हैं और राजा को लगता है कि कहीं लोग हमको मार न दें, और राजा जो है भाग के चला जाता है, पाकिस्तान में शरण ले लेता है। और इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, प्लेबिसाइट कराती है और इस जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना लेती है। और ये सारी चीजें कौन देख रहा है? ये सारी चीजें हैदराबाद देख रहा था। उसी के बाद उसने जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस जो राजाकार्स थे उसको कहा कि भैया अब एक्शन में लग जाओ, लोगों को मारो पीटो, अगर जो कह रहे हैं कि इंडिया में मिल जाओ तो। इसीलिए फिर इंडिया को क्या करना पड़ा, ऑपरेशन पोलो करके हैदराबाद को मिलाना पड़ा। मणिपुर की कहानी देखिए, मणिपुर के जो राजा थे बोधचंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि देखो भैया इंडिया हम आपके साथ मिल लेते हैं। मणिपुर के जो राजा थे उन्होंने कहा कि देखो भैया इंडिया हम आपके साथ मिल लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मणिपुर ने कहा कि हम आपके साथ मिल लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो रीजनल ऑटोनॉमी है वो हमें क्या होनी चाहिए, वो हमें मिलनी चाहिए। बाकी आप जो है डिफेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रिलेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें संभालना है, संभालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया कहता है ठीक है भाई मिल लो। लेकिन फिर उसके बाद वहां के जो लोग रहते हैं वो राजा को क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपने हमसे पूछ के इंडिया के साथ मर्जर किया? डिड यू आस्क अस दैट मणिपुर इज गोइंग टू मर्ज विथ इंडिया? वहां पे फिर बात होती है कि भैया ये जो राजा है ना, मोनार्क जो है वो क्या कर रहा है, मोनार्क अपने पीपल पे डायरेक्ट रूल कर रहा है। मोनार्क अपने पीपल पे डायरेक्ट रूल कर रहा है। कह रहे हैं अब इस मोनार्क को हमको संविधान के अंदर लाना पड़ेगा, नहीं तो ये अनार्की लाएगा। और फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम मणिपुर जो है इंडिया का पार्ट बनता है, जहां पे 1948 में, सितंबर 1948 में इलेक्शंस होते हैं और ये मोनार्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। जो जहां पे मोनार्की चल रही थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। कहां पे? मणिपुर में, जो वहां पे पार्लियामेंट आ जाता है और कहता है इस मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाओ, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब चीज करेगा। विद्रोह और बढ़ने लगता है मोनार्क के खिलाफ कि अब मोनार्क को ही उसके सत्ता से गिरा दो। मोनार्क सारी चीजें देख रहा था, बोलता है यार ये लोग नाक पे दम कर रहे हैं कि हमको पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तहत लाएं, अब हम ही को सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? बोलता है ठीक है। वो इंडिया से बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए एक सिंपल लॉजिक है कि हम आपके साथ मर्ज कर जा रहे हैं। 1949 की बात है, वो कहते हैं कि हम आपके साथ मर्ज कर रहे हैं। इंडिया कहता है ठीक है मर्ज कर जाओ, और 1949 में मणिपुर इंडिया से मर्ज कर जाता है, कंप्लीट मर्जर एग्रीमेंट साइन करता है। 1948 से पहले जो 46 47 में उसने साइन किया वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 47 में, लेकिन 1949 में वो मर्जर एग्रीमेंट साइन करता है, जो बाकी के भी राजा जो रहते हैं वो भी साइन करते हैं कि हम कंप्लीटली इंडिया के साथ मर्ज कर रहे हैं। ये भी कर जाता है। वहां की पार्लियामेंट बहुत गुस्सा होती है कि एक बार फिर से ना पार्लियामेंट से पूछा गया ना कुछ किया गया और इंडिया के साथ मर्ज किया गया, और यही कहीं ना कहीं एक रूट कॉज है मणिपुर के वायलेंस की। और भी कॉजेज हैं बट दिस इज नोन एज द रूट कॉज। अब मणिपुर को इस तरह से अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से मणिपुर में हैंडल किया जाता है। तो हैदराबाद का जो है कहानी जो मैंने आपको बताया वो देखिए मैंने आपको अलग अलग फॉर्म में दे दिया है। सबसे पहली चीज कि आपको कमेंट सेक्शन में एक्टिव होना होगा, आपको नीड्स है तो आप बता दीजिए, मैं आपको ये नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब इस नोट्स में देखिए आपको यूज करना होगा, जैसे हैदराबाद से अगर क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के या फिर 4 नंबर के, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है तुरंत इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको देखने होंगे।
चाहे 6 पॉइंट्स हो, 6 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट हैं, वो आपको देखना होगा। मणिपुर में देखिए, ठीक है, सारी चीजें मैंने की है। अब आते हैं हम लोग अपने आखिरी टॉपिक, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने पूरे इंडिया को यूनाइट तो कर दिया, लेकिन अब इंडिया का डिमार्केशन बाकी था कि ये जो इंडिया है उसको हम डिमार्केट कैसे करेंगे, कैसे हम इस इंडिया को जो है वो बांटेंगे, अलग अलग राज्यों में बांटेंगे। तो इसकी कहानी की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं 1920 के करीब से चालू हो जाती है। 1920 में ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में कांग्रेस कहता है कि क्या हम लोग भाषा को, लैंग्वेज को एक बैरियर मान करके, एक इंडिकेटर मान करके इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं। वो सिचुएशन सर कहते हैं लोग कि इतना सारे लैंग्वेजेस है, किस लैंग्वेज में हम लोग बांटेंगे, ये नहीं मान सकते। लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है, जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है, उसमें एस.के. धर कमेटी बनती है। कौन सी कमेटी? एस.के. धर कमेटी। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कहानी में इसका बहुत बड़ा रोल है। एस.के. धर कमेटी बनती है और ये इसको काम दिया जाता है कि आप इंडिया में पता कीजिए कि कैन इंडिया बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कहते हैं ये 1948 में अपनी रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं नो डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया अभी जो धर्म के आधार पे बट रहा है, इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, देन द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द रिपरकशंस विल बी सो ड्रास्टिकली कि इंडिया के कितने टुकड़े होंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो कहते हैं सही समय नहीं है। फिर भी कांग्रेस जो है क्या करती है, 1948 में ही कांग्रेस जेवीपी कमेटी बनाती है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया एक कमेटी बनाते हैं और ये जेवीपी कमेटी भी देखती है कि क्या इंडिया में स्कोप है थोड़ा बहुत भी भाषा के आधार पे राज्यों को बांटना। वो भी कहता नहीं। तो आप सोच रहे होंगे तो सर भाषा के आधार पे कैसे राज्य बट गए, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, ये कैसे हुआ? क्योंकि इसी सब के बीच में अक्टूबर 19, अब ये सारी चीजें चल रही थी अक्टूबर 1952 में, उस वक्त जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश था, अगर मैं आप लोगों को मैप दिखाऊं तो ऐसा इंडिया नहीं था, ठीक है। इंडिया जो था हमारा ऐसा नहीं था। अगर मैं आपको बताऊं तो एक सिंपल, ये देखिए, ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दिख रहा है ना, ये आपका एक कंप्लीट स्टेट था। सोचो, ये जो तेलंगाना भी है ये कंप्लीट एक स्टेट था। ये गुजरात और महाराष्ट्र जो है ये क्या थे, ये एक स्टेट थे। ये जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है ये एक स्टेट थे, पेप्सू स्टेट कहा जाता था इनको। तो ऐसे ऐसे था। तो जो कमेटी बनती है वो तो कह देती है कि नहीं भैया लैंग्वेज के आधार पर नहीं, लेकिन यहां पे तमिलनाडु में एक प्रॉब्लम होती है। ये जो तेलुगु स्पीकिंग थे वो आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ क्या हो रहा था, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तमिल लैंग्वेज वाले को ज्यादा जो है क्या कहते हैं प्रेफरेंस दी जा रही थी, हर चीजों में उनकी डोमिनेंस ज्यादा थी। तेलुगु स्पीकिंग की थोड़ी कम थी। आंध्र प्रदेश में ये दिक्कत बन के सामने आता है। और ये जो दिक्कत बन के आता है 1952 में, एक आदमी रहते हैं जिनका नाम रहता है पोट्टी श्रीरामल्लू, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इनडेफिनेट फास्ट पे बैठ जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं। कहते जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बनेगा तब तक तुम्हें अन्न का एक दाना नहीं लूंगा। और अंततः ये दिसंबर 1956 में लगभग एक महीने के बाद ये एक्सपायर कर जाते हैं। गवर्नमेंट इन पे कोई एक्शंस, इनके डिमांड्स पे कोई एक्शंस नहीं लेती और ये एक्सपायर कर जाते हैं। और जब वो एक्सपायर कर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, जहां पे चीजें सरकार के हाथों से अब धीरे धीरे निकल रही थी। और पहली बार मजबूर होकर के जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, पहली बार मजबूर होकर के जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भैया बहुत हुआ प्रोटेस्ट, अब समय है एक्शन लेने का। और दिसंबर 1952 में क्या करते हैं, पहली बार आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। मतलब कि भाषा के आधार पे
एक राज्य का गठन किया जाता है और सारे दरवाजे खुल जाते हैं बाकी राज्यों के लिए। कैन वी हैव अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और मजबूर होकर के सरकार को क्या करना पड़ता है, मजबूर होकर के सरकार को 1953 पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको हम लोग फजल अली कमीशन कहते हैं, फजल अली कमीशन कहते हैं, वो बनती है। और ये फजल अली कमीशन जो है 1955 के लास्ट में क्या करती है, 1955 के लास्ट में अपनी रिपोर्ट देती है और कहती है कि देखो भैया, भाषा के आधार पे तो अभी भी राज्य को नहीं बना सकते। तो फिर आप पूछेंगे सर तब अभी भी कैसे भाषा के आधार पे राज्य है, लेकिन वो एक ट्विस्ट देती है। वो कहती है भाषा के आधार पे नहीं बना सकते, लेकिन जिस राज्य में सबसे ज्यादा अगर कोई एक भाषा बोली जाती है उस हिसाब से राज्यों का गठन किया जा सकता है। और 1956 में क्या आता है, 1956 में आपका पहली बार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जहां पे राज्यों को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया जाता है। ठीक है, ये आपके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रेपरकशंस रहते हैं। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र जो मैंने आपको दिखाया इतना बड़ा राज्य था, वो अभी भी एक था। गुजराती बोलने वाले भी ज्यादा थे, महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले भी ज्यादा थे। दिक्कत वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और क्योंकि दिक्कत बढ़ रही थी इसलिए 1960 में क्या होता है, गुजरात को महाराष्ट्र से अलग करके एक नया राज्य गुजरात महाराष्ट्र बनता है। 1966 में क्या होता है, 1966 में आपका पंजाब जो पेप्सू स्टेट था उसको अलग करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 3 अलग राज्य बनते हैं। ये कहानी और आगे बढ़ती है। 1972 में जो है मेघालय, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया जाता है। और सन 2000 में क्या होता है, 2000 में फिर से आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और उत्तराखंड को यूपी से, झारखंड को बिहार से अलग करके 3 अलग अलग राज्य क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। और इस तरह से आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट होता है। और हमारे जो 3 चैलेंजेस थे, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, एंड एट दिस टाइम वी कंप्लीट द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। हाल में ही तेलंगाना 2014 में रिसेंट एक स्टेट बनता है। उसके बाद आपका क्या होता है, 2019 में आपका 17 में आपका और 19 में कहें, एग्जैक्ट मुझे ये नहीं याद आ रहा है, शायद 19 में ही, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बनते हैं। तो ये क्या है, ये आपको कंप्लीट इंडिया देखने को मिलता है। ये जो इंडिया आपको देखने को मिल रहा है ना, ये इस इंडिया की कहानी इस तरह से चालू होती है। तो कोई भी चीजें, मैंने क्या कहा, कोई भी चीजें इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान दिखती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए नोट्स हैं। कि नोट्स अगर आपके पास ये हैं तो कितना काम आसान हो जाएगा। देखो पूरे चैप्टर को, जो चैप्टर आपको इतना सारा समय लगेगा, 16 पेज के चैप्टर को मैंने क्या किया है, 7 पेज में कंप्लीट कर दिया है। लेकिन इस 7 पेज में देखोगे तो 1 पेज तो तुम्हारा यही है, 6 पेज में 16 पेज के चैप्टर को किया हुआ है। और ये जो नोट्स है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में, सैंपल पेपर में इस बार क्वेश्चन आया, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और इसी बार सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन है कि what were the 3 challenges faced by India during the time of independence। So 3 challenges पे अगर हम लोग आए, these were the 3 challenges that India faced। ठीक है, तो आप देखिए कैसे इस नोट्स में मिला हुआ है। तो ये क्या है, 3 challenges that India faced during the period of independence। ये 3 challenges क्या थे, the first and the immediate challenge was to save the nation that was united। ठीक है, कि आपको ऐसा नेशन बनाना है जो कि यूनाइटेड हो। दूसरा, सेकेंड चैलेंजेस वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ते हैं, रफ 1 पार्टी डोमिनेंस में। तीसरा था वाज टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग, जो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जो तीसरा चैप्टर है आप लोगों का। तो ये क्या है, आपके पास एक प्रॉपर, अगर आपके पास नोट्स हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। देयर इज अ वे टू स्टडी, देयर इज अ वे टू टैकल एनी एग्जाम। अब उस एग्जाम को टैकल करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे करना चाह रहे हैं।
आप केयरलेस की तरह करना चाह रहे हैं या आप एक परफेक्ट टाइप में करना चाहते हैं? सीबीएसई में मार्क्स उठाना बहुत आसान है, किसी भी बोर्ड में मार्क्स उठाना बहुत आसान है, बट आपको एग्जामिनर के दिमाग को सोचना है, वो क्या चाहता है वो बताना है। क्वेश्चन आया पार्टीशन एंड डिस्प्लेसमेंट से और आप दे रहे हैं 3 चैलेंजेस से कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में कितने प्रोसेसेस रहे हैं या कितने स्टेप्स में हुए, तो आप जो है एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ क्या लिखना है? प्रोसेस ऑफ पार्टीशन से आया तो लिखो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कितने प्रोसेसेस में हुए। कॉन्सिक्वेंसेस में आया तो लिखो ना भाई कितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बड़े पड़े प्रोसेसेस भी कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाते हैं। पढ़ना कभी वो प्रोसेस भी क्या है कि नो बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी था, डिवीजन ऑफ हर्ट्स हुए, कम्युनल वायलेंस हुए, ऑनर किलिंग हुआ, फैमिली किलिंग हुआ, इकोनॉमिक आउटफ्लो हुआ, ये सारी चीजें हैं। बट आपको क्या होना चाहिए? आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ना चाहिए। तो आज के मैराथन में आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको किसी भी चैप्टर के मैराथन चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। कोई स्पेसिफिक चैप्टर के चाहिए तो वो भी आप बताइएगा, ताकि हम लोग बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहें। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों के मैराथन के लिए आप बता दीजिएगा अगर कोई आपका स्पेसिफिक है तो। अदरवाइज मैं आपके लिए बीच बीच में ये वीडियोस देते आऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस हेल्पफुल होगा, आपके लिए ये वीडियोस अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप डाउन कर दीजिए कि आपके आगे कौन सी वीडियो की नीड है और ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।